एंड एंड्रोजेंस, और इसमें जो कंटेंट हमारे पास एस्ट्रोजन के बारे में स्टडी करेंगे, व्हाट आर फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह का है एस्ट्रोजन का, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोजन, और इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड्रोजेंस का, और फंक्शन देखेंगे टेस्टोस्टेरोन के। सेक्स हार्मोन जो है नॉर्मली दीज आर प्रोड्यूस्ड इन गोनेट्स, और इनका बेसिक पर्पज है फॉर द कंसेप्शन और फर्टिलाइजेशन। सेकेंडली एम्ब्रियोनिक मैच्योरेशन के लिए यूज होते हैं, और उसके अलावा प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स एट प्यूबर्टी। उसके अलावा इनकी जो टारगेट सेल है वो हमारे पास उसकी एक्टिवेशन होती है, उसकी मॉड्यूलेशन होती है बाय द रिसेप्टर्स। गोनेडल हार्मोन्स जो हैं वो नॉर्मली उनकी वर्किंग 3 तरह की है। एक तो रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज कर रहे हैं, एक कंट्रासेप्शन में, और थर्डली मैनेजमेंट ऑफ मेनोपॉजियल सिम्पटम्स में इसको हम यूटिलाइज करते हैं। रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होगी? अगर किसी मेल या फीमेल में डेफिशिएंसी है हार्मोन्स की, तो उस केस में हम क्या करेंगे, या तो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस जो हार्मोन्स हैं उनको इंजेक्ट करेंगे उस पर्सन में, या उनको टेबलेट की फॉर्म में देंगे, और सेकेंडली हम जो है इसमें यूज कर सकते हैं, अगर एनिमल से भी है वहां से भी ऑब्टेन कर सकते हैं फॉर द यूज इन डेफिशिएंट पेशेंट्स। सेकेंडली फॉर द कंट्रासेप्शन और फर्टिलाइजेशन, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन्स। थर्डली मैनेजमेंट ऑफ मेनोपॉजियल सिम्टम्स, कि आफ्टर मेनोपॉज जो हमारे पास सिम्टम डेवलप होती हैं उनमें हॉट फ्लशेस आ जाते हैं, फीवर लाइक कंडीशन आ जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास हम क्या करते हैं, उनको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस जो हमारे पास हार्मोन है उनको इंजेक्ट करते हैं ताकि उन सिम्टम से अवॉइड किया जा सके। अब हमारे पास एक तो एगोनिस्टिक इफेक्ट वाली हमारे पास ड्रग मौजूद हैं, जिनमें हमारे पास एस्ट्रोजेनिक लाइक प्रॉपर्टीज वाली हैं और एक प्रोजेस्टेरोन वाली प्रॉपर्टीज वाली ड्रग अवेलेबल है। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जिनका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, इट्स मीन कि वो रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है, और उन्हें हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। ये जो एंटागोनिस्ट है ये हमारे पास यूटिलाइज होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कीमोथेरेपी, यानी कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं एंटागोनिस्ट को। हमारे पास जितने भी गोनेडल हार्मोन्स हैं दोज आर फॉर्म फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से उनकी फॉर्मेशन होती है। कैसे फॉर्मेशन होती है? शॉर्टनिंग होती है हाइड्रोकार्बन साइड चेन की। जो कोलेस्ट्रॉल के साथ हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन अटैच होती है उसकी शॉर्टनिंग होती है, इट्स मीन कि उसकी रिडक्शन काज होती है, जिसकी वजह से हमारे पास सेक्स हार्मोन की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन होती है स्टेरॉइड न्यूक्लियस की, एडिशन होती है हाइड्रोक्साइल ग्रुप की, और उसके बाद एरोमेटाइजेशन होती है, दैट इज द एडिशन ऑफ एरोमेटिक रिंग और स्ट्रक्चर, यानी बेंजीन लाइक रिंग जो है वो अटैच होती है विद इट, उसे हम कहते हैं एरोमेटाइजेशन। एस्ट्राडायोल की बात करते हैं, इसको 17 एस्ट्राडायोल का नाम भी देते हैं। मोस्ट पोटेंट एस्ट्रोजन है जो कि प्रोड्यूस होता है और ओवरी से सिक्रीट होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो हार्मोन है एस्ट्रोजन और एस्ट्राडायोल, इट इज मेन हार्मोन विच इज प्रोड्यूस इन प्रीमेनोपॉजियल वुमेन। एस्ट्रोजन के मेटाबॉलाइट कौन कौन से बनते हैं? जब एस्ट्रोजन जो है वो लीवर में जाती है तो वहां जाके उसके डिफरेंट मेटाबॉलाइट्स बनते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, और उस मेटाबॉलिज्म के बाद हमारे पास क्या बनते हैं? डिफरेंट मेटाबॉलाइट्स की फॉर्मेशन होती है। इसमें एक हमारे पास एस्ट्रोन है और एक एस्ट्रियोल है। अभी जो एस्ट्रोन और एस्ट्रियोल है इनकी जो एक्टिविटी है एस्ट्रोजेनिक लाइक प्रॉपर्टी है, दैट इज लेस एज कंपेयर टू द एस्ट्रोजन, यानी जब इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा
इसकी जो मेटाबॉलाइट बनेंगे दोज विल हैव लेस एक्टिविटी, लेस पोटेंसी एज कंपेयर टू द एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन जो है इट इज प्रेजेंट in sufficient amount in pregnancy. उसके बाद आप बात करते हैं सिंथेटिक एस्ट्रोजन की। सिंथेटिक एस्ट्रोजन में हमारे पास एथिनाइल एस्ट्राडाइयोल आ जाता है, जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम होता है। नॉन कंपाउंड जो होते हैं बाइंड करते हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ और एक्सर्ट करते हैं या तो एस्ट्रोजेनिक या एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट जो है वो एक्सर्ट करते हैं किसके ऊपर, टारगेट टिश्यूज के ऊपर। और इनको हम नाम देते हैं सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि एस्ट्रोजन लाइक एक्टिविटीज रखते हैं और एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, और कुछ ऐसे हमारे पास ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक करती हैं और उन्हें हम एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग का नाम देते हैं। अब ये दोनों जो एस्ट्रोजेनिक और एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं, ये बेसिकली रिसेप्टर की एक्टिविटी को चेंज करती हैं, मॉड्यूलेट करती हैं। इसमें हमारे पास टैमॉक्सिफिन आ जाती है, रिलॉक्सिफिन आ जाती है। टैमॉक्सिफिन जो है दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर। तो ये हमारे पास जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर होंगे उसको ब्लॉक कर देगी और कैंसर के ट्रीटमेंट में उसका हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास जो ड्रग है इट इज रिलॉक्सिफिन। रिलॉक्सिफिन जो है दैट हैज द एस्ट्रोजेनिक लाइक प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये बोन मैस को इंक्रीज करती है। जो आर्थराइटिस के पेशेंट है उसमें हम रिलॉक्सिफिन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एस्ट्राडाइयोल की कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। एस्ट्राडाइयोल जो है हमारे पास बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है और बाइंड करती है विद दैट ऑफ द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स और न्यूक्लियर रिसेप्टर व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। टू एस्ट्रोजन रिसेप्टर सब टाइप्स हैं, आई और I2, जो कि मेडिएट करते हैं हार्मोन के इफेक्ट। आई रिसेप्टर इट इज एस्ट्रोजन रिसेप्टर और I2 रिसेप्टर जो है इज होमोलोगस टू द, ठीक है, एक को हम I का नाम दे दिया और दूसरे को I2 का नाम दे दिया। सर आपकी आवाज फिर से कट रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जो सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
जी बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, अब आ रही है। जी हम बात कर रहे थे अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन मॉलिक्यूल, जो कि सेल के अंदर एक्ट कर रहा है और ये इसकी एंट्रेंस होती है बाय द सेल मेम्ब्रेन और ये एंटर होता है इनटू द न्यूक्लियस और वहां हमारे पास एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर मौजूद हैं और इन एस्ट्रोजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद क्या करता है, ये आरएनए जो है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन जो है उनको प्रोडक्शन काज करवाते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, तो प्रोलिफरेशन का जो प्रोसेस है, सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है, दैट विल बिकम इंक्रीज ड्यू टू द एक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन। थेरेप्यूटिक यूज की बात करते हैं एस्ट्रोजन की। एक हमारे पास इसका यूज कंट्रासेप्शन, तो उसको हम यूज करते हैं फॉर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन थेरेपी के तौर पर इसे ईपीटी करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ द कार्सिनोमा प्रोडक्शन। जो कार्सिनोमा प्रोडक्शन है उसकी रिडक्शन काज करने के लिए हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन थेरेपी का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ईपीटी जो है लोएस्ट इफेक्टिव डोज है और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए और रिलीव करती है वेजोमोटर सिम्टम एंड वजाइनल एट्रोफी। इन दोनों को ट्रीट करने के लिए हम ईपीटी को यूज कर सकते हैं। वेजोमोटर सिम्टम जो है नॉर्मली डेवलप होते हैं आफ्टर मेनोपॉज और उसके अलावा वजाइनल एट्रोफी भी हो सकती है और उनको ट्रीट करने के लिए हम ईपीटी जो है उसको यूटिलाइज करते हैं। एस्ट्रोजन जो है अगर किसी में डेफिशिएंसी है तो उसकी रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए भी यूज हो सकती हैं, किसमें, इन द प्री मेनोपॉजियल पेशेंट्स। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। जी मेरी आवाज आपको, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। जी सर अब आ रही। जी हमारे पास जो प्रोजेस्टेरोन है उसको हम एडप्ट करते हैं with estrogen as a combination देते हैं ताकि हमारे पास सर आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। नहीं आ रहा। मटेरियल कार्सिनोमा सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। आवाज सही नहीं आ रही। सर आप यूनिवर्सिटी से क्लासेस नहीं लेते क्या?
जी मेरी आवाज आ जी बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक, ठीक है सर, आ रही है। आवाज आ रही है, चलें ठीक है जी, ओके जी। हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। थेराप्यूटिक यूज ऑफ एस्ट्रोजन जो ओरली भी दे सकते हैं, इंजेक्टेबल भी दे सकते हैं, और उसके अलावा हम एज ए ट्रांसडर्मल पैक भी इसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि हमारे पास ट्रांसडर्मल पैचेस अवेलेबल है मार्केट में, उनके गैप डेट विल बी रिलीज स्लोली रिलीज होती है और अपनी साइट ऑफ एक्शन पे जाके वर्क करती है। ठीक है, उसमें और उसके अलावा हम करते हैं that also contain the drug which is released slowly inside the wound। तो इसी तरह हमारे पास जो एस्ट्रोजन है वो भी स्लोली रिलीज होगा फ्रॉम द पैच। एस्ट्रोजन जो है डेट इज होता है, ऑस्टियोप्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जो बोन्स है उनकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। सर कुछ समझ अगर हमारे नहीं आ पास एस्ट्रोजन जो है अगर प्रोजेस्टेरोन साथ इन कॉम्बिनेशन सर देंगे आपकी आवाज तो नहीं ये आ रहा, रही, फिर से स्टार्ट। डिस्टॉर्शन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी सही। जी आवाज नहीं आ रही मेरी आपको? सर सर डिस्टॉर्शन बहुत बीच में ज्यादा है। ठीक सर बीच में ठीक हो जाती है, फिर डिस्टॉर्शन शुरू हो जाती है। जी बच्चे आवाज सिर्फ एक सेकंड, नहीं सर अभी भी सही नहीं है, आपकी आवाज बिल्कुल भी सही नहीं है।
जी बच्चों, आपको आवाज आ रही मेरी आपकी? जी बच्चों, आवाज आ रही है आपको? जी सर। यस सर, जी सर अब ठीक है। चलो चलो, असल में मैं पहले गया हूँ सेकंड फ्लोर पे, आप फिर वापस अपने ऑफिस में आया हूँ, तो मैं इसमें मेरी दौड़े लग गई हैं इसी चक्कर में। सर वो लास्ट पॉइंट दोबारा बता दें, वो समझ नहीं आया था, प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म वाला। जी कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया आपको लास्ट? सर प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म वाला लास्ट स्लाइड में है। लास्ट स्लाइड जी, अगर हमारे पास अगर हम कॉम्बिनेशन देते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, तो ये हम उस केस में देते हैं जब हमारे पास वुमेन में जो सेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक है उनकी डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो रही हो, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन देते हैं विद दैट ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, ताकि हमारे पास जो है उसकी प्रॉपर जो है डेवलपमेंट हो सके। सेकेंडली हम बात करते हैं एस्ट्राडियोल के फार्माकोकाइनेटिक्स की। इसकी अब्जॉर्प्शन होती है बाय जीआईटी ट्रैक्ट, स्किन में भी जो ट्रांसडर्मल पैच हम अटैच करते हैं उनके थ्रू भी हो सकती है, उसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू भी हो सकती है। अगर इसको ओरली एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारे पास इसकी जो मेटाबॉलिज्म होगा दैट विल बी काज इन द साइटोक्रोम P450 सिस्टम, तो लिवर के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म होगा और उसमें हमारे पास जो है जो साइटोक्रोम P450 सिस्टम के एंजाइम्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे फॉर इट्स मेटाबॉलिज्म, और उसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास कि जो फेज 1 और फेज 2 से जो ड्रग पास होगी वो दैट विल बिकम हाईली पोलर। अब हमारे पास सिंथेटिक एस्ट्रोजन एनालॉग जो है एथिनॉल एस्ट्राडियोल है और मेस्टेनोल जो है अवेलेबल। मेस्टेनोल जो है वो रैपिडली की डीमिथाइलेशन हो जाती है टुवर्ड द एथिनॉल एस्ट्राडियोल, और जिसका मेटाबॉलिज्म हमारे पास बड़ा स्लो होता है। वो एस्ट्रोजन की फॉर्म जो हम नॉर्मली ओरली एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसकी जो ना हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी जो है वो एस्ट्रोजन की कम होती है, क्योंकि फर्स्ट पास फैक्ट की वजह से हमारे पास बहुत सारी जो हार्मोन है या ड्रग है उसकी वेस्टेज हो जाती है, उसकी अमाउंट की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें लेस अमाउंट जो है दैट विल बी अवेलेबल। ट्रांसडर्मल पैचेस जो है वो यूज किए जाते हैं नॉर्मली, टॉपिकल जेल भी यूज की जाती है, इमर्जन की फॉर्म में भी यूज किया जाता है इसका, और उसके अलावा इंटरजनली भी यूज किया जाता है इंजेक्टेबल की फॉर्म में, और उसके अलावा इसकी जो हाइड्रोक्सिलेशन होती है लिवर में, और हमारे पास डिफरेंट डेरिवेटिव बनते हैं फेज 2 में आफ्टर एडिशन विद द ग्लूकुरोनिक एसिड एंड सल्फेट। जब हमारे पास ग्लूकुरोनिक एसिड और सल्फेशन का प्रोसेस होता है तो हमारे पास जो ड्रग है दैट विल बिकम मोर पोलर। एस्ट्राडियोल के एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास नाउजिया आ जाते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस आ जाती है, और उसके अलावा जो पोस्ट मेनोपॉजियल वुमेन है उनमें यूट्राइन ब्लीडिंग काज हो सकती है, और उसके अलावा इसमें थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स काज हो सकते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, और उसके अलावा ब्रेस्ट एंड एंडोमेट्रियल कैंसर भी काज हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स की। हमारे पास इसमें दो तरह की ड्रग्स जो हैं वो अवेलेबल है, एक जो है उनकी एक्टिविटी एज ए एगोनिस्टिक है और अदर की जो है एज ए एंटागोनिस्टिक है। टमोक्सिफिन और टॉर्मिफिन जो है बोथ ड्रग्स हैव द एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, ठीक है। ये जो एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर होंगे उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगी और इसको हम यूज करेंगे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ
कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। टमोक्सिफिन और टॉर्बिफिन दोनों को यूज कर सकते हैं। ऑन अदर हैंड रिलॉक्सिफिन एंड क्लोमिफिन बोथ हैव एगोनिस्टिक इफेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास रिसेप्टर की एक्टिविटी को, एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर की एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। रिलॉक्सिफिन जो है that will be used for those patients who have arthritis problem, जिनमें बोन डेंसिटी कम हो रही है, उसमें हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं रिलॉक्सिफिन को। और उसके अलावा जो क्लोमिफिन है उसको हम यूज करते हैं उन पेशेंट में जिनमें ओव्यूलेशन का जो है प्रोसेस ठीक नहीं है, ओव्यूलेशन नहीं हो रही, और उसमें हम क्लोमिफिन जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, रिलॉक्सिफिन जो है डेट विल इंक्रीज द बोन डेंसिटी ऑफ द पेशेंट। ठीक है, बोन डेंसिटी को इंक्रीज करेगी, और जो आफ्टर मेनोपॉज जो हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है एस्ट्रोजेनिक हार्मोन की, और जिसकी वजह से बोन्स जो है वो डेट विल बिकम वीकर, तो उसको ये ठीक करने के लिए रिलॉक्सिफिन को हम यूज कर सकते हैं। टमोक्सिफिन जो है ये हमारे पास फर्स्ट सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, और ये कंपीट करता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ फॉर बाइंडिंग टू द एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन ब्रेस्ट टिश्यू, और इसको हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज करते हैं, इन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में यूटिलाइज करते हैं। उसके अलावा ये इसको हम यूज करते हैं फॉर अगर हम मास्टेक्टोमी करते हैं या रेडिएशन करते हैं तो उसके बाद भी हम टमोक्सिफिन को यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये रिड्यूस करती है ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को उन पेशेंट्स में जिनमें कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं या कैंसर की डेवलपमेंट हो चुकी है। एडवर्स फैक्टर्स होते हैं हार्ट फ्लशेस है, नोजिया है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, वजाइनल ब्लीडिंग काज हो सकती है, हाइपरप्लेजिया है, और मेलिग्नेंसीज भी काज हो सकती है। रिलॉक्सिफिन को मैं ऑलरेडी आपको ट्रीटमेंट कर चुका हूं कि ये हमारे पास क्या करेगी, बोन डेंसिटी को इंक्रीज करेगी, वर्टिब्रल फ्रैक्चर जो है उनको रिड्यूस करेगी, और उसके अलावा क्या करेगी, एंडोमेट्रियम में कोई इफेक्ट नहीं होता, और यूट्राइन कैंसर भी ये काज नहीं, उसमें भी इसका कोई इफेक्ट नहीं है। थेराप्यूटिक यूजेस क्या आ जाएंगे हमारे पास, रिलॉक्सिफिन जो है ये नॉर्मली हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, और स्पेसिफिकली जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, एलडीएल है, विच आर डेंजरस, उसकी अमाउंट को कम करती है, जबकि जो एचडीएल है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उस पर इसका इफेक्ट नहीं होता। सेकेंडली इसको हम यूटिलाइज करते हैं प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यूज करते हैं, किसमें, इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। थर्डली रिडक्शन होती है इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर की इन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। ये हमारे पास एक ग्राफ है विच इज इंडिकेटिंग द चलिए नहीं, स्लाइड हमें ग्राफ ही नहीं नजर आ रहा जी, ग्राफ विजिबल नहीं है सर, स्लाइड्स आगे करें ना सर, पहले रुकी हुई थी स्लाइड्स, फिर अचानक से आगे चली गई, अब दोबारा रिलैक्सोफिन पे रुकी हुई है। अब नो सर, नहीं आ रही, एक मिनट फिर इसको जी, ये विजिबल है फिर रिलॉक्सिफिन की नजर आ रही है, सेकंड जनरेशन एससीआरएम वाली स्लाइड आ रही है, ग्राफ वाली नहीं विजिबल। ग्राफ की भी विजिबल हो रहा, यस सर, अब आ गई है, अब आ गई है, यस सर जी। हमारे पास एक तो रिलॉक्सिफिन है, और सेकेंडली प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट मीन कि हमारे पास एक ड्रग ऐसी है जो कि जिसका इफेक्ट नहीं है, हम उसको एज ए साइकोलॉजिकली हम उस पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, उसे प्लेसिबो का नाम देंगे। जैसे कि हम एक कैप्सूल यूज करते हैं जिसमें इनएक्टिव ड्रग मौजूद है या कुछ शुगर कंटेंट मौजूद है, तो उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं और इसको कंपेयर कर रहे हैं विद द रिलॉक्सिफिन।
रिलॉक्सिफिन जो है हमारे पास, ये हमें पता है कि ये बोन डेंसिटी को इंक्रीज करती है। जब हम इसको चेक करते हैं जीरो, तो हमारे पास प्लेसिबो जो है वो उसका बोन डेंसिटी पे इफेक्ट नहीं है, जबकि रिलॉक्सिफिन जो है दैट इज इंक्रीजिंग द बोन डेंसिटी। रिलॉक्सिफिन का हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की। ये ऑरली अब्जॉर्ब होती है और ये कन्वर्ट होती है इनटू इट्स कॉन्जुगेट्स, जो कि हमारे पास इनकी ग्लूकुरोनाइडेशन होती है, एडिशन होती है ग्लूकुरोनिक एसिड की थ्रू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और 95% जो रिलॉक्सिफिन है दैट इज बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन। 95% जो है रिलॉक्सिफिन जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड है। इट्स मीन क्या होती है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, क्या होती है आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी जी, किसी के ज़हन में है? फार्मा में पढ़ा हुआ। व्हाट इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग? हमारे पास दो तरह की प्रोटीन होती है, एक एल्ब्यूमिन होती है और एक ग्लोबुलिन सर। ग्लोबुलिन होती है। वो हमारे पास जो एसिडिक ड्रग है वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेंगी, जबकि बेसिक ड्रग है वो हमारे पास ग्लोबुलिन के साथ बाइंड कर जाएंगे। तो ऐसी ड्रग जो कि 95% जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड कर जाती है, इट्स मीन सिर्फ 5% ड्रग जो है दैट इज अवेलेबल फॉर एक्शन इन द, जो फ्री फॉर्म में मौजूद है और बॉडी में अपना एक्शन रोल प्ले कर रही है। उसके बाद इसकी इंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग होती है और लास्ट में इसकी एक्सक्रीशन होती है बाइल इनटू द फीसेस। तो हमारे पास ये जो मेटाबॉलिज्म है इट इज मेकिंग द ड्रग मोर पोलर। अब जितनी ज्यादा पोलर होगी उतनी उसकी एक्सक्रीशन जो है दैट विल बी इजी। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं रिलॉक्सिफिन के? हॉट फ्लशेस है, लेग क्रैम्प्स है, डी वेन थ्रोम्बोसिस है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, रेटिनल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। और इसको प्रेग्नेंट वुमेन में हम यूटिलाइज नहीं करेंगे। अगर इसको हम यूटिलाइज करते हैं विद डायडाज़ोक्लोस्टेरामी तो हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन होगी रिलॉक्सिफिन की दैट विल बी डिक्रीज्ड। टॉर्मिफिन जो है दैट इज अ सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर और इसकी प्रॉपर्टी, जो साइड इफेक्ट्स जो हैं दो आर सिमिलर टू द टेमोक्सिफिन। सेम एक्शन है, सिर्फ ड्रग का डिफरेंस आ रहा है, बाकी क्लास इनकी सेम है और सेम वर्किंग। इसमें हमारे पास एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया काज हो सकता है और कैंसर भी काज हो सकता है। सॉरी, टॉर्मिफिन जो है हमारे पास जो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं इसके एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया और कैंसर का, उसको डिक्रीज करती है। थर्ड पॉइंट इसका ये आ जाएगा, टॉर्मिफिन जो है वो हमारे पास नॉर्मली हम इसको यूटिलाइज करते हैं पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में जिनमें हमारे पास मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर जो है होता है, उसको ट्रीट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गई क्लोमिफिन। क्लोमिफिन जो है उसका एगोनिस्टिक इफेक्ट है और ये हमारे पास इंटरफियर करती है नेगेटिव फीडबैक ऑफ एस्ट्रोजन ऑन द हाइपोथैलेमस। क्लोमिफिन जो है बेसिकली जी सर स्लाइड मूव नहीं कर रही, स्लाइड नंबर 25 ही शो हो रही है रिलॉक्सिफिन वाली। अब हुई? यस सर, अब हुई है। जी सर। ठीक है, क्लोमिफिन की हम बात कर रहे हैं। क्लोमिफिन हमारे पास एक्ट कर रहा है एज ए पार्शियल एस्ट्रोजन के तौर पे एक्ट कर रहा है और ये हमारे पास क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक जो मैकेनिज्म है एस्ट्रोजन का हाइपोथैलेमस में उसको इंटरफियर करता है और नॉर्मली ये इंक्रीज करता है सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को और जिसकी वजह से स्टिमुलेशन हो जाती है ओव्यूलेशन की। अगर हमारे पास जो हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं हो रहे ड्यू टू द पिट्यूटरी डिसफंक्शनिंग और ड्यू टू द ओवेरियन डिसफंक्शन, उसको क्लोमिफिन जो है ट्रीट नहीं कर सकता। क्लोमिफिन ने सिर्फ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की अमाउंट जो है उसको रिलीज करवाने में जो है ना वो ईज प्रोड्यूस करना है। अदरवाइज अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई इशू है या ओवरीज में कोई इशू है तो उस वक्त ये क्लोमिफिन जो है वर्क नहीं कर सके। ये हमारे पास मैकेनिज्म आ जाता है एंटी एस्ट्रोजन का, जो हमने पढ़े हैं टमॉक्सिफिन और टॉर्मिफिन। ये क्या करेंगे, जाके ब्लॉक कर देंगे एस्ट्रोजन रिसेप्टर को, जिसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास जीन की एक्टिवेशन नहीं होगी
और जिसका रिजल्ट ये होगा हमारे पास जब जीन एक्टिवेशन नहीं होगी तो सारा प्रोसेस जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। क्लोमिफेन की हम बात करते हैं यूटिलाइजेशन की कि ये यूज कर रहे हैं फॉर द इनफर्टिलिटी जो कि रिलेटेड है विद द एनओव्यूलेटरी साइकिल्स, और इसको इफेक्टिव नहीं है उन पेशेंट में जिनमें ओवुलेटरी फंक्शन हो, डिसफंक्शन हो पिट्यूटरी या ओवरिन फेलियर की वजह से। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको इंटीमेट कर दी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोमिफेन के एडवर्स इफेक्ट की। ये हमारे पास जो इसमें क्लोमिफेन जब हम बात करते हैं तो इसमें जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो नॉर्मली डोज रिलेटेड है। अगर डोज इसकी ज्यादा हो जाती है तो हमारे पास क्लोमिफेन के एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। हेडेक हो सकता है, नोजिया है, वैसोमोटर फ्लशेस है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं और ओवेरियन एनलार्जमेंट भी काज हो सकती है। जी बच्चों, आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया।